हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। यूजुअली ये एग्जाम जनवरी 2025 में कंडक्ट किया जाता है। अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जो कि बेसिकली दिसंबर 2024 में होगा, या फिर आप RIMC एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जो कि दिसंबर 2024 में होगा, इन सभी में एक चीज कॉमन है और वो है करंट अफेयर्स। तो आप सभी जानते हैं जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके लिए मैं एक सीक्वेंशियल मैनर में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसमें हमारे पास आज का जो सेशन है वो सेशन नंबर 3 है। इसके प्रीवियस सेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वहां से आप उसे रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जहां पे आप रेगुलर लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इवन रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगी ताकि आप टाइमली उनका रिवीजन भी कर सकें। एंड बैच स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, ओनली 30 इन अ बैच आपको देखने को मिलेंगे। वीकली टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। जब कंप्लीट सिलेबस हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, वैसे इस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 61 है क्योंकि ऑलरेडी 2 सेशन में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। क्वेश्चन पूछा गया है KSR डैम, जिसको नाम दिया जाता है कृष्ण राज सागर डैम। ये कृष्ण राज सागर डैम जो है वो इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है? जो कि अभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है पूरे इंडिया में, आपको पता ही है। तो ये कावेरी रिवर बेसिन में आता है और वहाँ पे वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज किया जा रहा है, जिससे आसपास के रीजन में क्या हो रहा है, फ्लड वाली सिचुएशन आ रही है। तो देखते हैं कि ये रिवर किस पे बनाया गया है। तो देखो ये जो डैम है ये बेसिकली बनाया गया है ऑन कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर पे इसे बनाया गया। किस जगह पे बनाया गया? तो प्लेस का नाम है कन्नम बाड़ी। ठीक है, कहाँ पे है ये कन्नम बाड़ी और किस डायनेस्टी ने बनाया था? तो देखो कन्नम बाड़ी जो है कर्नाटका में है एंड इसको बनाने का काम किया था वोडियार डायनेस्टी के रूलर्स ने। तो वोडियार डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्होंने इसे बनाया था। 1917 में कृष्ण राज सागर इसका नाम कर दिया गया क्योंकि जो राजा थे कृष्ण राज वोडियार फोर्थ, उनके नाम पे इसे यहाँ पे बनाया गया है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमुर एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है एंड ये इंडिया के किस स्टेट से रिलेटेड है? तो देखिए रिसेंटली असम का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्लान कर रहे थे कि हम लोग एक झूमुर डांस परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करवाएं। लगभग 8000 जो टी ट्राइब्स है, टी ट्राइब्स बेसिकली वो ट्राइब्स होते हैं जो असम के अंदर, आपको पता है टी रिलेटेड जो फार्म्स है वहाँ पे क्या किया जाता है, टी फार्मिंग की जाती है। तो उनके लीव्स वगैरह को प्लक करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उन लोगों का, जो ट्राइबल्स लोग हैं, उन लोगों का एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है यहाँ पे। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो याद रखिएगा कहाँ का है ये? असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC। देखिए आप सभी जब RMS या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के थ्रू RIMC वगैरह में जा रहे हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप लोग करना चाहते हैं NDA, ठीक है, नेशनल डिफेंस
जो एकेडमी है खड़गवासला पुणे में, वहाँ आप सभी जाना चाहते हैं। और इसका एंट्रेंस एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही आप लोगों ने कुछ एग्जाम सुने होंगे, जैसे कि आईएएस एग्जाम, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स बनने के लिए, कलेक्टर वगैरह बनने के लिए जो एग्जाम होते हैं, वो भी ये यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो इंडिया में बड़े लेवल के जो पोस्ट हैं उन पे एंट्रेंस एग्जाम कौन करवा रहा है? यूपीएससी करवा रहा है, और भी वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स ये करवाते हैं। तो इसके जो रीसेंट चेयरपर्सन हैं, जो कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, तो इंडिया की जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने प्रीति सुदान जी को यूपीएससी का चेयरपर्सन बना दिया है। हालांकि ये जो हैं वो मनोज सोनी सर के जगह पे आने वाले हैं। इनके पहले मनोज सोनी सर जो थे वो यूपीएससी के चेयरपर्सन थे, और अब कौन हो जाएंगी? प्रीति सुदान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, कैमल से आपको याद आना चाहिए कि कैमल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको याद आएगा शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। अब डेजर्ट की बात करें तो भैया राजस्थान आना चाहिए। अब राजस्थान में दो ऑप्शंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि बीकानेर जो है राजस्थान में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कैमल फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट किया जाता है। ईच एंड एवरी ईयर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बीकानेर राजस्थान होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएम ई बस सेवा स्कीम? रिसेंटली जो है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, तो ऑप्शन नंबर ए ने, कुछ टेंडर अनाउंस किए थे पीएम ई बस सेवा स्कीम के लिए, जिसके थ्रू ये क्या चाहते हैं? 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस को इंडियन सिटीज में चलाना, और उसके लिए डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनसे टेंडर जो है वो इनवाइट किए गए थे, ताकि वो लोग अपना विलिंगनेस बताएं, और उस अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट को फिजिबल लगेगा उस पे वो लोग इनको क्या करेंगे? लाइसेंस अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली डैश पब्लिश्ड अ बुक जिसका टाइटल था मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर के नाम से बुक पब्लिश की गई है। किस प्रिंटिंग प्रेस ने इसे पब्लिश करने का काम किया है? तो आंसर होगा पेंटागन प्रेस। अब यहाँ पे बुक के लिए काम किन्होंने किया है? तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, क्या नाम है? भूपेंद्र यादव जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये बुक लॉन्च किया जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। इस बुक को पब्लिश किया है पेंटागन प्रेस ने। किसके कोलैबोरेशन में? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन है, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये बुक को लिखा है। तो मेनली अगर आपसे ऑथर का नाम पूछा जाए तो आप भूपेंद्र यादव याद रख सकते हैं, या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन आप याद रख सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 67th क्वेश्चन, डैश बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड के लिए बहुत फेमस है, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा। अब दूसरा चीज आपके सामने आता है कि सर ये इक्वेस्ट्रियन क्या है? ठीक है, ये इक्वेस्ट्रियन क्या है? तो इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवारी, यानी कि हॉर्स राइडिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? घुड़सवारी या फिर हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड। तो भैया हॉर्स राइडिंग के फील्ड में काम करने वाले रिसेंटली कौन सी पहली महिला, भारतीय महिला स्पोर्ट्स पर्सन हुई हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये बंदी है जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह है, लगभग 23 साल की हैं, और ये पहली महिला बन चुकी हैं
जिन्हें घुड़सवारी या इक्वेस्ट्रियन के अंदर अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पहले इन्होंने इंडिविजुअली सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं इस कंपटीशन में, जो कि सऊदी अरेबिया के रियाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहां से इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया वाज रैंक्ड डैश अकॉर्डिंग टू द हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स। देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हेनले। वो क्या करता है, ये जज करता है कि कौन कौन सी कंट्री के लोग कितनी अदर कंट्री में बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस चीज पे बेस्ड है कि वीजा फ्री एक्सेस आपके पास कितनी कंट्रीज का है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताता हूं कि इंडिया को अभी जो रैंक दिया गया है वो 80 दिया गया है। अब 80 रैंक दिया गया है, टोटल कितनी कंट्रीज को इन्होंने एक्सेस किया था, तो 199 कंट्रीज को इन्होंने एक्सेस किया था। तो इंडिया कितनी कंट्री में बिना वीजा के जा सकते हैं, आप लोग इंडियंस हैं, बिना वीजा के आप कितनी कंट्रीज में जा सकते हैं, तो 62 ऐसी कंट्रीज है, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह, ऐसे 62 कंट्रीज है जहां अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट रैंक पे कौन आया, तो फर्स्ट रैंक पे आते हैं जापान, सिंगापुर, फ्रेंच, जर्मन, इटली एंड स्पेनिश। कौन कौन से, जापान, सिंगापुर, फ्रेंच, जर्मन, इटली एंड स्पेनिश जो लोग हैं उन लोगों को 194 कंट्री में बिना वीजा के एक्सेस अवेलेबल है। वो बिना वीजा के सिर्फ अपने पासपोर्ट के थ्रू ही वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वजह से वो लोग रैंक 1 पे है और इंडिया अभी 80th रैंक पे है। आप लोग एज ए इंडियन सिटीजन 62 कंट्रीज में बिना वीजा के, बिना प्रायर वीजा एक्सेस के आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है, रिसेंटली डैश इज द होस्ट एंड चेयरपर्सन फॉर 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज। प्रीवियस सेशन में आपको पता होगा कि मैंने यूनेस्को के बारे में आपको बताया था। तो अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप यूनेस्को का फुल फॉर्म तो याद कर ही चुके होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। अब बात करते हैं इसका होस्ट कौन है। तो देखिए इसका होस्ट इंडिया को बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। इससे रिलेटेड जो मीटिंग है वो जुलाई मंथ में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी एंड इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को में उनका नाम है विशाल वी शर्मा। तो याद रखिएगा विशाल वी शर्मा इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनेस्को में। ये बंदे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसकी मीटिंग इंडिया में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी और इंडिया 46th सेशन का होस्ट एंड चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने रिसेंटली लॉन्च किया एक असॉल्ट राइफल। तो देखिए डीआरडीओ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, तो इसका फुल फॉर्म तो आपको याद है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया एक राइफल और उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा नाम है। डीआरडीओ ने उग्रम के नाम से एक असॉल्ट राइफल को रिलीज किया है। ये राइफल, पहली चीज तो इसकी स्पेशलिटी है कि ये बहुत पावरफुल है। दूसरी चीज इसकी स्पेशलिटी है कि ये बहुत हल्का है, लेस देन 4 किलोग्राम इसका वेट है और लगभग 500 मीटर तक की दूरी तक ये अटैक करने में केपेबल है। उग्रम का मतलब क्या होता है, फेरोसियस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना। क्यों, 500 मीटर तक आप एक राइफल से शूट कर सकते हो, तो सोचो कितना केपेबल होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप सभी को पता है मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिनको आप लोग गांधी जी या फिर एमके गांधी के रूप में जानते हैं। एमके गांधी जो हैं वो अपने केस के लिए कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका में उन्होंने
जो है वो जो डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल्स, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प किया था। इनके जो आंदोलन थे वहां पे वो रिजॉल्व हुए थे, सक्सेसफुल हुए थे। तो उसके बाद जब ये इंडिया वापस लौटते हैं, साउथ अफ्रीका से क्या करते हैं, ये इंडिया वापस लौटते हैं। किस दिन वापस लौटे थे ये, तो 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया लौटे थे। और उसके बाद ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ जाते हैं, भारत को आज़ाद करने के लिए अपने मिशन स्टार्ट करते हैं। तो तभी से, ठीक है, तभी से उस टाइम से हम लोग क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। एंड अगर हम लोग उस टाइम से प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं तो भाई किस डेट को मनाते होंगे, तो आंसर होगा 9 जनवरी को मनाते होंगे। और एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, मैं जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे बता रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग जस्ट ये क्वेश्चन और उसका आंसर याद करें या नोट डाउन करें। आप इसके साथ साथ कोशिश करें कि जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं ना, आप उनको भी लर्न करें, क्योंकि उनके बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो आपको डेफिनेट बेसिस पे हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। एंड ये सेशन आपको कैसा लग रहा है वो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वेदर दिस इज हेल्पफुल और नॉट, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस बता सकते हैं। एंड जितना ज़्यादा आपका व्यू होगा, जितने ज़्यादा आपके लाइक्स होंगे, उतना रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपके लिए सेशंस अवेलेबल करवाते जाएंगे। तो चलिए, मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। रिसेंटली लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग अवेलेबल किया गया है। देखो, जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग। ये किसी चीज की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है कि ये चीज वहां का बना हुआ है। और क्यों प्रूव करना है, क्योंकि वहां की चीज बहुत फेमस है। अब जैसे वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला फेमस है, तो वो रसगुल्ला का जो ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा ना, ऐसे रसगुल्ला तो आपको पूरे इंडिया में मिलेगा, लेकिन बंगाल का जो रसगुल्ला है उसका टेस्ट आपको फार मोर सुपीरियर मिलेगा। उसी तरह से ये जो पेंटिंग है इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये, तो देखिए ये जो पेंटिंग है ये बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता है। उड़ीसा में जो सौरा कम्युनिटी है, लंजिया सौरा कम्युनिटी, ये बेसिकली क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये एक तरीके से आदिवासी समूह है जो पेंटिंग्स बनाते हैं। और वो पेंटिंग्स जो है ये रायगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस वजह से इसको जीआई टैग अवेलेबल करवाया गया है। नेक्स्ट थिंग, सुकांता मजूमदार को संसद रत्न अवार्ड दिया गया। ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से ये बिलोंग करती है। ये अकेली नहीं है जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। वैसे संसद रत्न पुरस्कार लोकसभा में आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से दिया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो एक एक करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के नाम लिख लेता हूं। तो श्रीकांत एकनाथ शिंदे को ये पुरस्कार दिया गया है। ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही एक पर्सन है जिनका नाम है सुधीर गुप्ता। ठीक है, सुधीर गुप्ता को भी ये प्राइज दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक सांसद हैं जिनका नाम है अमोल राम सिंह, ये कोले हैं, तो ये एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही एक पर्सन है जो कि नाम है उनका कुलदीप राय शर्मा, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो इन लोगों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। और संसद रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो बहुत सिंपल है, लोकसभा में आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये पुरस्कार दिया जाता है। रिसेंटली शेख हसीना किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, बांग्लादेश की चौथी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बन गई है। तो आंसर होगा आवामी लीग। ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं ये,
आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, और बांग्लादेश के 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। लेकिन आप सभी को याद होगा कि अभी जो बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस वजह से इनको बांग्लादेश छोड़कर इंडिया के शरण में आना पड़ता है। तो वो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो चांसेस है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। हु इज द ऑथर ऑफ वाई भारत मैटर्स? भाई भारत क्यों मैटर करता है? तो ये बुक लिखने का काम किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बहुत बहुत पावरफुल, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो इंडिया को पूरे वर्ल्ड पे बहुत लार्ज स्केल पे प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये। इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी नई बुक पब्लिश की जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स, कि भारत क्यों मायने रखता है, भारत की इंपॉर्टेंस क्या है पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में। तो वहां पे इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है ये प्रमोट कर रहे होते हैं, इंडिया के पावर को वर्ल्ड नेशंस के सामने स्टैब्लिश करने का ये काम कर रहे होते हैं। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो देखिए, आप सभी ने ऐसे पर्सन्स को देखा होगा जो ब्लाइंड होते हैं, यानी कि दिव्यांग होते हैं। उन पर्सन्स को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कई जगह पे डॉटेड पैटर्न का यूज किया जाता है। लाइक आप ट्रेन पे सीट नंबर वगैरह देखते हो ना, तो ऊपर कुछ ऐसे डॉट्स बने हुए होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। ये लोग उन डॉट्स को टच करके ये समझ जाते हैं कि वहां पे लिखा क्या है। तो ये डॉटेड पैटर्न कहा जाता है ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लैंग्वेज। इस ब्रेल लैंग्वेज को किसने स्टार्ट किया था? तो फ्रेंच पर्सन है, फ्रेंच एजुकेटर हैं ये, और इस बंदे का नाम है लुइस ब्रेल। क्या नाम है इनका? लुइस ब्रेल नाम है इनका, जिनका बर्थ हुआ था जनवरी 4, 1809 में। इन्होंने ये ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया जिसकी मदद से दिव्यांग पीपल, स्पेशली जो विजन रिलेटेड दिव्यांग हैं, वो लोग चीज़ों को टच करके क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो इनके बर्थ डेट को हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 4 जनवरी आपका आंसर होगा। Who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission? Most important question. यहां पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, वो क्या करते हैं, आप सभी को पता है। आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, चाहे आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, उस पर भी टैक्स पे कर रहे होते हैं आप। चाहे आपके फादर की या मदर की सैलरी आई, उस पर वो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो हर जगह जहां पे आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, टैक्स कलेक्ट होता है, उस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए और आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, ये चीज डिसाइड कौन करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उस टैक्स में से कितना पैसा मिले और स्टेट गवर्नमेंट को उस टैक्स में से कितना पैसा मिले। इसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, अभी इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने फाइनेंस कमीशन का गठन किया। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस कमीशन को बनाया और फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो बनाया है डॉक्टर अरविंद पानगड़िया जी को, जो नीति आयोग से भी पहले रिलेट हो चुके हैं। और अरविंद पानगड़िया जी उस टाइम पे एग्जाम में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लगभग हर एग्जाम में इनका नाम आता था क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड थे, फर्स्ट पर्सन थे। तो अब आपको क्या याद रखना है इनके बारे में कि अरविंद पानगड़िया जी को 16th फाइनेंस कमीशन का हेड बनाया गया। ये 16th फाइनेंस कमीशन अपना एक रिपोर्ट देगी, ठीक है। इनका जो रिपोर्ट होगा
वो एप्लीकेबल होगा कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे मिलेंगे, कब से एप्लीकेबल होगा। 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है तब से लेकर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ये फाइनेंस कमीशन अपना रोल प्ले करती है। फिर अगला फाइनेंस कमीशन बनेगा, मतलब लगभग एवरी 5 ईयर पे फाइनेंस कमीशन बनाए जा रहे होते हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन लगभग 5 सालों तक पूछा जाएगा, ठीक है। और उन 5 सालों तक एग्जाम में एक ही नाम आने वाला है, अरविंद पानगड़िया। अगर कोई स्पेशल केस हुआ, बदले गए तो बात अलग है, नहीं तो यही आंसर आपको हर एग्जाम में देना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न कीजिएगा। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो देखो, गवर्नमेंट ने अभी ये अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, जो चेनाब रिवर होगा, चेनाब रिवर के वाटर को थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। और डाइवर्ज करने के बाद एक टनल के थ्रू इसको एसेलरेट करेंगे और वापस से मेन रिवर में क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब इस टनल से जब इसको निकाला जाएगा तो यहां पे क्या करेंगे, एक रन ओवर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, यहां पे एक पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो मींस वाटर, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। उसका ये लोग यूज करने वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम किया जाएगा। अब ये कहां पे बनाया जा रहा है, तो याद रखना क्षितवार डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जा रहा है। किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, तो भैया चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। क्षितवार कहां पे है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है। डोगरी फोक डांस कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। फेमस फोक डांस है, इंडिया के किस स्टेट या यूटी में ये डांस परफॉर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा, जम्मू में ये डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और जम्मू के एक डोगरी फोक डांसर जिसका नाम है रोमालो राम, इनको रिसेंटली पद्म श्री अवार्ड दिया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये डांस फॉर्म अब और ज़्यादा चर्चा में आ जाता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे कि पद्मश्री कौन से नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। आपने 2-3 अवार्ड पढ़े हैं पद्म अवार्ड्स, तो बताओ पद्मश्री कौन से नंबर पे आता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए? ठीक, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 2 का 4, यानी कि 1 2 4 में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे 26 जनवरी 1950 को जो एपेक्स जुडिशरी बॉडी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो बनाया गया था। और वर्तमान में इसके लगभग डायमंड जुबली होने वाले हैं, उसे इनॉग्रेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 124 में इसके बारे में मेंशन्ड है। डैश हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रैप शूटर हैं, इनका नाम है प्रीति रजाक। कौन है ये? ट्रैप शूटर हैं। आप मेनली अगर शूटर भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। ये फर्स्ट वुमेन सूबेदार बन गई है आर्मी में। पहले ये हवलदार के रैंक पे थी, प्रमोशन से ये अब सूबेदार के रैंक पे आ गई है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ फंक्शन करती है? तो ये फंक्शन करती है कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में। कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में फंक्शन करने वाली पहली महिला हैं जिनको इंडियन आर्मी में सूबेदार के रैंक पे प्रमोशन मिला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ तो उसके बाद इलेक्शंस करवाने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन बनाए गए थे इंडिया में। क्या बनाए गए थे? इलेक्शन
कमीशन बनाए गए थे इंडिया में, और ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड 75 ईयर्स अगेन डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जा रही है। तो कब बनाया गया? 25 जनवरी को बनाया गया। उसी वजह से हम लोग वोटर्स डे भी मनाते हैं। तो इसका इस साल का जो थीम है वो याद रखिएगा, दैट इज नथिंग लाइक वोटिंग। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये इसका थीम जो है वो रखा गया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि भैया जो इलेक्शन कमीशन है उसके चीफ कौन है अभी वर्तमान में? उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। Recently Dash participated in the exercise Desert Night conducted by Indian Air Force. Indian Air Force ने Desert Night के नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया। इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? तो देखो आंसर हो जाएगा, जनवरी में किया गया था ये, और इसमें फ्रांस और यूएई ने पार्टिसिपेट किया था डेजर्ट नाइट में। नेक्स्ट, 42 डे महामंडल फेस्टिवल कहां पे इनॉग्रेट किया गया? तो देखो महामंडल फेस्टिवल जो है ये बेसिकली जो राम मंदिर इनॉग्रेट किया गया था वहां पे सेलिब्रेट किया गया। कहां पे है राम मंदिर? तो आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में है। तो कौन सा स्टेट होगा? तो सिंपल सा है कि उत्तर प्रदेश यहां पे आपका आंसर होगा। रिसेंटली पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस पे 23 जनवरी के दिन जो है लोगों को बधाइयां दी थी, अगर आपने इनका ट्विटर हैंडल फॉलो किया हुआ है तो। ठीक है, क्यों मनाते हैं हम पराक्रम दिवस? हम लोग मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। इनका बर्थ हुआ था 23 जनवरी 1897 को। किस जगह पे? तो कटक नाम के प्लेस पे हुआ था, जो कहां पे है? उड़ीसा में सिचुएटेड है। और आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी को कन्फ्लुएंस करने का काम और ब्रिटिशर्स को भगाने का काम, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी, जिस वजह से आपके एग्जाम में नियर अबाउट एवरी ऑल्टरनेट ईयर सुभाष चंद्र बोस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इंडिया के किस स्टेट में है? तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रामसर साइट्स हैं, बेसिकली ये क्या है? रामसर साइट है। यहाँ पे जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क था, जिसको रिसेंटली जो है 2021 में रामसर साइट बनाया गया, इसको पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है? यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे है ये? तो हरियाणा के गुड़गांव, जिसको आप गुरुग्राम भी बोलते हैं, उसके पास ये प्लेस अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे कटक से क्या किया? डियर को रीलोकेट किया। तो यहाँ पे कौन से जानवर को रीलोकेट किया गया है? डियर को रीलोकेट किया गया है। एंड गवर्नमेंट अभी प्लान बना रही है कि यहाँ पे सांबर, ये भी एक टाइप का डियर होता है, एंड गौर जो कि एक बिशन होता है, इन सभी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस वजह से ये अभी चर्चा में आ रहा है। कहाँ पे है? उड़ीसा में अवेलेबल है। Recently, Dash has been appointed as the first female neutral umpire by the ICC for a bilateral series. ICC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इन्होंने स्यू रेडफर्न, ऑप्शन नंबर ए, स्यू रेडफर्न को फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर के रूप में एक बाइलेटरल सीरीज में उतारा है। ये जो मैच था ये ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में कंडक्ट किया गया था। तो आंसर क्या है आपका? स्यू रेडफर्न।
चांग E6 मिशन। देखो चांग से एक चीज आप रिलेट कर सकते हो, क्या? चाइना। चाइना में, अच्छा एक और चीज रिलेट कर सकते हो, चांग का मतलब है मून। चाइना में जो गॉडेसेस ऑफ मून है उनको चांग कहा जाता है। तो चांग E6 मिशन किसके लिए इन्होंने लॉन्च किया? तो मून मिशन के रूप में इसको लॉन्च किया है। अब चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है नाम क्या है? CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो CNSA ने रिसेंटली क्या किया, ये कंफर्म किया कि हम एक चांग ई मिशन को लॉन्च करेंगे। वो क्या करेगा? मून पे जाएगा एंड वहां से मून के सरफेस से कुछ मिट्टी वगैरह के सैंपल्स लेकर अर्थ पर वापस आएगा। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? स्टडी कर लेंगे। अब इसके साथ रिलेट कर सकते हो आप इंडिया को। इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस रिलेटेड फंक्शंस करती है? नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हिंट दे देता हूं, आई से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, पनामा कैनल किस किस को कनेक्ट करता है? कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करता है? तो ना अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने अराउंड 22 मिलियन ईयर्स पुराना जंगल डिस्कवर किया है यहाँ पे ओशन के अंदर, पनामा कैनल्स में। तो इस वजह से ये फेमस हो गया। किस किस को कनेक्ट करता है? तो अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगभग 80 किलोमीटर लंबा ये कैनाल है जिसको स्टार्ट किया गया था फ्रांस की तरफ से। ठीक है, 1881 में फ्रांस ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। फिर 1904 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ओवरटुक कर लिया था, उसको कंप्लीट बनाया था और इसका मैनेजमेंट 1999 तक करते रहे थे। तो पनामा कैनल किस किस को कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये हेल्पफुल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा। एंड ऐसे ही अपकमिंग रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो अगेन आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप घर बैठे हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।